नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो है राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की इतिहास और कला संस्कृति की बुक। इसको हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हर परीक्षा में कम से कम 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हाल ही में वनपाल का एग्जाम हुआ है उसमें भी इस किताब से कम 60 से 70% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप कम समय में सीटी की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह सीरीज हमारी 1 महीने चलने वाली है। ठीक है, इस बुक में कितने चैप्टर हैं? इस बुक में कुल 11 चैप्टर हैं। एक चैप्टर को हमको कम से कम 3 दिन लगने वाले हैं। तो मोटा मोटा इस सीरीज में कितने दिन लगेंगे? हमें 30 दिन लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे कक्षा 9 की बुक और उसको भी हम 1 महीने में कर लेंगे और हम सीटी तक इसका रिवीजन भी कर लेंगे। तो आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं कि पहला चैप्टर हमारा कौन सा है। हमारा पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। मतलब राजस्थान का जो इतिहास है उसका मोटा मोटा परिचय इसमें दिया जा रहा है। तो 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। जो आज हमारा राजस्थान है वो 1949 से पहले इसका कोई भौगोलिक अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स जॉर्ज ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथन या राजस्थान रखा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रायथन नाम राजस्थान के लिए किसने दिया? तो किसने दिया? जेम्स जॉर्ज ने। कौन सी पुस्तक में दिया? तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिया। कब दिया? 1829 में। तो आपके ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट्स में लिखते जाएं। आगे आता है स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ और 30 मार्च 1949 को सर्वसहमति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। हमारा एकीकरण कब शुरू हुआ था? हमारा एकीकरण शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, 1948 को। और जो चौथा चरण हुआ उसके बाद कब हुआ? 18 मार्च। उसके बाद आ जाएगा 25 मार्च। उसके बाद आ जाएगा 18 अप्रैल। और अगला कौन सा आ जाएगा? 30 मार्च। अगर चरण पूछे तो कौन सा आ जाएगा? 30 मार्च 1949। चरण पूछे तो कौन सा आ जाएगा? चौथा। तो इसमें क्या कहा गया? सर्वसहमति से नाम इसका क्या रखा गया? राजस्थान नाम रखा गया। आगे देखते हैं हम कि प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। जो शिलालेख है हमारे पुराने साहित्य हैं उसमें जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र इसकी भौगोलिक विशेषता के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां की बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। कुछ तो उसकी जो भौगोलिक आधार है उसके आधार पर अलग अलग नाम है और कुछ वहां से बसी जो जाति है उसके नाम पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो क्या क्या नाम दिया गया है इसमें जानते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों से जिसमें उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है इसमें आ जाएगा मरु, धन्य, धन्वे, जंगल, मत्स्य, सूरसेन आदि है। मरु और धन्वे दोनों का अर्थ एक ही है। इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया जाता था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो मरु और धन्वे है वो कौन से क्षेत्र के लिए जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसमें? मरुस्थल। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? मारवाड़। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता था जहां समी, कैर, पीलू आदि होते थे। जिस क्षेत्र में समी, कैर या पीलू के वृक्ष अधिक होते थे उसे क्या कहा जाता था? जंगल प्रदेश। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाता था। जो आज का बीकानेर और नागौर है ना वो क्षेत्र क्या कहलाता था? जंगल प्रदेश कहलाता था। मत्स्य जिसका उल्लेख
महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है। मत्स्य का उल्लेख कहाँ हुआ है? महाभारत में। मैं से मत्स्य और मैं से महाभारत, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। जो मत्स्य क्षेत्र था वो कहां से कहां तक था? अलवर, जयपुर और भरतपुर। इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मत्स्य क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य से संबंधित थे। अब आएगा कि सूरसेन कौन से राज्य से संबंधित थे, मतलब कौन से क्षेत्र को कहते थे, जिसमें कौन सा आ जाएगा? धौलपुर और करौली। यह भी एक प्राचीनतम राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका? सूरसेन और मत्स्य क्षेत्र का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। आगे रहते कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर नामित कुछ क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ के भूभाग को क्या कहता था? काठल कहलाता था। ठीक है, जो माही नदी है दक्षिण में हमारे यहाँ पे, माही नदी कहाँ बहती है? माही नदी यहाँ से बहती है दक्षिण में। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। तो जो यह क्षेत्र है ना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का, इस क्षेत्र को क्या कहते थे हम? काठल कहा जाता था। ठीक है, जहां माई नदी बहती है वहां पे, क्योंकि यह माई नदी के किनारे काठे पर स्थित है। ठीक है, जो माई नदी है उसके काठे पर स्थित है, इसलिए क्या कहते थे? इसे काठल कहते थे। 56 गांव के समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का मध्य का भाग है उसे क्या कहते थे? 56 का मैदान कहते थे। आगे आ जाएगा हमारा भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक जो पठारी क्षेत्र होने के कारण उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा है, वहां के जो पठारी क्षेत्र उसे क्या कहा जाता था? ऊपरमाल का पठार कहा जाता था। यह आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। ठीक है, उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहते थे हम? गिरवा कहते थे। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। और कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। और सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसलमेर का नाम क्या था? मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वांगड़, और कोटा और बूंदी के क्षेत्र को हाड़ौती, और सीकर, झुंझुनू और चूरू के क्षेत्र को शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। आगे आ जाता है हमारा इतिहास का काल विभाजन। जो राजस्थान का इतिहास है उसको काल विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जो संपूर्ण इतिहास है उसको 3 भागों में। एक आ जाएगा प्राक्य युग, दूसरा जाएगा आद्य युग, और तीसरा ऐतिहासिक युग। प्राक्य युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसमें ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, प्राक्य युग कौन सा था? जिसमें ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई लेखन कार्य नहीं हुआ, अर्थात मानव लेखन कार्य से परिचित नहीं था। ठीक है, मानव लेखन कार्य से अपरिचित था, इससे कोई प्रकार का परिचित मनुष्य नहीं था लेखन कार्य से। अगला जाता है आद्य युग। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु या तो वह अस्पष्ट है या उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, आद्य युग कौन सा था? जो लिखा तो गया लेकिन उस युग अभी तक पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा। अगला आता है ऐतिहासिक युग। इस काल के इतिहास को कहा गया है जिसमें संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जैसा कि वर्तमान। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस पर विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्राक्य युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता तक पूर्व तक था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां तक क्या था? प्राक्य युग था। आद्य युग कौन सा जाएगा? यह युग हड़प्पा काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। 600 ईसा पूर्व मतलब जब महावीर और बुद्ध का जन्म हुआ था वहां तक। और ऐतिहासिक युग आ जाएगा 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्राक्य युग में राजस्थान देखते हैं हम। जो फर्स्ट का युग था ना हमारा, सबसे पहले का प्राक्य युग, उसको देखते हैं। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण
यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। ठीक है, आज भी जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो कहाँ बसी हुई है? नदी घाटियों पे बसी हुई है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पे उपजाऊ क्षेत्र है जिससे खाद्यान्न की कमी नहीं होती है। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है, सघन वन थे, उसके कारण वहां पे खाने पीने के लिए मांस मछली भी आराम से उत्पन्न मिल जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा द्वेषवती नदियों इस समुद्र में आकर गिरती थी। जो पिछली क्लास में हमने बताया था ना कि सबसे पहले पृथ्वी क्या थी? एक गोलीय पिंड के रूप में थी। जो महाद्वीप है उसे क्या कहते थे हम? पेंजिया। और जो भौगोलिक जलीय क्षेत्र उसे क्या कहते थे? पैंतलासा। पेंजिया दो भागों में टूटा, बीच में क्या बटा? तैतीस सागर। और जो पेंजिया की नदियां थी वो उसमें आकर गिरने लगी, धीरे धीरे अपना रेत उसमें गिरने लगी और उसके बाद क्या बन गया? वो वहां पे मरुस्थल और पूर्वी मैदान बन गए। आगे आ जाता है कि हमारा यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि यहाँ ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा जाएगा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? आगे तीन भागों में। कौन कौन से? एक तो पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल। सबसे पहले जाएगा हमारा पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव के उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्वान थी। ठीक है, जो पूर्व पाषाण काल है उसमें कौन से पत्थर अधिकतम मिलते हैं? क्वार्टरजाइट। ठीक है, और लगभग 1.5 या 2 लाख पूर्व राजस्थान मानव संस्कृति विद्वान थी। 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार, एक हैंड एक्स खोज निकाली। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले कौन सा औजार मिला? तो कौन सा औजार मिला? कुठार, मतलब कुल्हाड़ी। फिर आएगा कि किसने खोजा? तो किसने खोजा? सीए हैकेट ने। फिर पूछा जाएगा कि कहां पर खोजा? तो कहां पर? जयपुर और इंदरगढ़ के से। ठीक है, और कब खोजा? तो 1870 में। यहां से ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खननों में भारतीय पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाकर सराहनीय कार्य किया। ठीक है, इनका लेखकों का नाम याद रखना कि जो पूर्व पाषाण काल है उसको उत्खनन करने में किन किन का योगदान रहा। वीरेंद्र, आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्र, इनका मुख्य जो सराहनीय कार्य रहा। आगे आ जाएगा हमारा, इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल और बनास, इसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आ जाएगा कि पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक। जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है वो विशेषकर इसमें आ जाएगा, बनास और चंबल नदियों का क्षेत्र। जालोर में इस युग के उपकरण की खोज श्री बी आलीचन को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? आलीचन को जाता है। स्पष्ट है कि संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के प्रसार क्षेत्र
था। तो आप ये ध्यान रखना है कि उपकरण की खोज का श्रेय किसे जाता है? जालौर में आलचिन को जाता है। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखना, आलचिन। ठीक है, विशेषकर पूछा जाएगा कि जालौर में जो पूर्व पाषाण काल, इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? श्रेय बी आलचिन को जाता है। ये एक बार पूछा भी गया है। अगला आ जाता है हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, पहले पूर्व पाषाण काल, अब आ जाएगा मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिम राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़त नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल उपकरण कहाँ मिले हैं? पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, जो चित्तौड़गढ़ की बेड़त नदी घाटी और विराटनगर में इस पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण आ जाएगा जैस्पर, एगेट, शर्ट, कोर्नलियन, क्वार्टरजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं। इसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थरों से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि जो मध्य पाषाण काल में जो पत्थर से उपकरण बने उसे क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इन उपकरणों के नाम ध्यान रखना कि कौन कौन से उपकरण कौन से काल में मिले हैं। आगे जाएगा हमारा उत्तर नवपाषाण काल, उत्तर या नवपाषाण काल। ठीक है, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों पर उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, पूछा जाएगा कि जो उत्तर या नवपाषाण काल है उसके औजार सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? इसमें आ जाएगा भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान से मिले हैं। तो आज की हमारी क्लास थी, हमने जो पाषाण काल उसको पढ़ लिया। कल से हम जो राजस्थान में धातु काल है और जो कालीबंगा, बागौर और गिलोंड, जो ये महत्वपूर्ण सभ्यता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज क्लास से जुड़ना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।